अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर कनाडा, मॉड्यूल नंबर 3, पार्ट नंबर 7। आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट 1, हंटिंग क्राइटेरिया फॉर कनाडा। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हंटिंग क्राइटेरिया फॉर कनाडा, पॉइंट नंबर 1, प्राइस कैनेडियन डॉलर 30 से $100 होनी चाहिए, जो कि प्रॉफिटेबल एंड मिड टू प्रीमियम पोजीशनिंग होनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस $30 से कम भी नहीं होनी चाहिए और $100 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिनिमम 15,000 पर मंथ होना चाहिए, जो कि इंडिकेट सफिशिएंट डिमांड इन दी कैनेडियन डॉलर। अब देखें, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इस तरह के जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इनकी करेंसीज, टैक्सेशन, इसके अंदर हम लोग इसकी चेंजिंग होती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्राइटेरियाज बराबर हैं। कई कंट्रीज के क्राइटेरियाज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 3 है, इन टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स मस्ट हैव 4.4 और हाई रेटिंग, फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर। यानी कि आपके पास जितने भी ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो आपकी जो 5 रेटिंग होगी वो कम होती चली जाएगी अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी ना हुई। इसलिए इसके अंदर कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को बहुत अच्छी लगी तो ये आपका जो 4.4 रेटिंग है इससे आपकी अबव होनी चाहिए। अगर 4.4 या इससे कम रेटिंग हुई तो ये आपकी लिस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 है, इन टॉप 15 50% ऑफ इंडिविजुअल सेलर्स हैव लेस देन 4.4, लो वेरिएशन इज इक्वल टू इजियर कंपटीशन। यानी कि टॉप 15 के अंदर 50% ऐसे सेलर्स होने चाहिए जिनकी 4 वेरिएशन से कम हो। जितनी वेरिएशन कम होंगी उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और वैसे ही यूएसए, यूके बहुत बड़े कंट्री से वहां पे कंपटीशन, डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए कनाडा के अंदर आप इजी तरीके से एंट्री ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, एवरेज मंथली रेवेन्यू मस्ट बी मिनिमम कैनेडियन डॉलर 15,000 पर मंथ, हेल्दी रेवेन्यू शोइंग रियल सेल्स पोटेंशियल। और कैनेडियन डॉलर 15,000 पर मंथ उस प्रोडक्ट से आपको पर मंथ रेवेन्यू मिलना चाहिए, जो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर खुल डुल के बताती है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल मौजूद है। पॉइंट नंबर 6 है, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग, अवॉइड सीजनल और ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट्स। कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू से मुराद ये है कि टॉप 5 लिस्टिंग्स यानी कि बहुत बड़ी 5 लिस्टिंग्स के अंदर आप लोगों ने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट सीजनल भी ना हो, ट्रेंडिंग भी ना हो। ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट से मुराद क्या है? ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जिस तरह स्पिनर आया था और काफी चीजें आती रहती हैं, जिस तरह यो आया था, एक वक्त था, अब इसकी सेल्स डेड हो चुकी हुई हैं, लेकिन वक्त बढ़ता चला जा रहा है और इनकी प्रोडक्ट्स की सेल ना होने के बराबर है, बिकने को बिकती हैं। ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट से मुराद क्या है? ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट से मुराद ये है जिस तरह यो स्पिनर, इस टाइप की आप प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। और सीजनल से मुराद ये कि एक करियाने की दुकान, एक फ्रूट की रेडी है। फ्रूट की जो बंदा रेडी लगाता है वो सारा साल जिस तरह मौसम तब्दील होता चला जाता है तो वो अपने फ्रूट्स तब्दील करता चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी की करियाने की दुकान है तो वो सारा साल अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है, जिस तरह आटा, चीनी, दाल, व्हाटएवर, कोई भी आप इसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, रिव्यूज इन टॉप 10 सेलर्स शुड नॉट बी मोर देन 500 प्लस फॉर 4 सेलर्स, प्रिवेंट्स एंटरिंग ओवर सैचुरेटेड और रिव्यू हैवी मार्केट। इससे मुराद ये है कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर 4 सेलर्स के 500 से ज्यादा रिव्यूज हुए तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर नहीं होना। अगर एंटर हो गए तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन होगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और बाद में आप लोग परेशान होंगे और क्लाइंट को आप परेशान करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट निकल आई। जब प्रोडक्ट निकल आई, सोर्सिंग वाली साइड पे आएगी, फिर लिस्टिंग करेंगे, फिर उसकी पीपीसी करेंगे, फिर जब हाई बजट जाएगा फिर क्लाइंट कहेगा कि सर आपने हंटिंग अच्छी तरीके से नहीं की। तो इस चीज को आप लोगों ने पहले से समझना और अच्छे तरीके से इसको एनालाइज और डीप इन डेप्थ एनालिसिस करना है कि प्रोडक्ट शुरू से ही अच्छी निकालनी है ताकि उसका बजट भी अच्छा लगे। और इन चीजों को आप लोगों ने जरूर मद्देनजर और अपने माइंड को इस चीज के अंदर क्लियर कर लें। So back to the point number 8, should not be brand or Amazon dominant top 5 out of 2 considered as dominancy, easier for new sellers to enter। यानी कि इससे मुराद ये है कि 5 लोगों के अंदर से अगर 2 Amazon या बड़ा ब्रांड, यानी कि Amazon अगर खुद हुआ या अगर बड़े बड़े ब्रांड्स हुए, एप्पल, यूनिलीवर टाइप बेहतरीन और बेतहाशा वो कमाइयां करते हैं, आप लोग इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। टॉप 5 आउट ऑफ 2 के अंदर Amazon और ब्रांड डोमिनेंसी अगर ना हुई तो आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से उसके अंदर एंटर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं। फिर जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स चलाएंगे तो आपका ब्रांड एक्सपैंड और एक ग्लोबल जायंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
पॉइंट नंबर 9, प्रोडक्ट टाइप नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट्स, लो रिस्क ऑफ डैमेज, रिटर्न्स और रिस्ट्रिक्शंस। इससे मुराद ये है, नॉन सीजनल से मुराद क्या है, जिस तरह विंटर के अंदर हम लोगों की जैकेट्स बिकती हैं लेकिन आप गर्मियों के अंदर नहीं बेच सकते, स्वेटर इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको समर के अंदर नहीं बेच सकते, और समर वाली प्रोडक्ट्स हम विंटर के अंदर नहीं बेच सकते। तो इस तरीके से जो सीजन आएगा हमने उसी सीजन के अंदर प्रोडक्ट्स बेचनी है। लेकिन हम लोगों ने इस तरफ जाना ही नहीं है, हम लोगों ने पिलो कवर, कुशन कवर, इस तरह की प्रोडक्ट्स बेचनी है जो कि लॉन्ग टर्म और सारा साल चले, ना कि गर्मियों में बिकें या सर्दियों में बिकें। लेकिन काफ़ी ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं और अच्छे तरीके से अमेजोन के ऊपर कमाइयाँ कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ऐसी लिस्टिंग्स ली होती हैं जिसके अंदर वो सीजनल प्रोडक्ट्स डालते हैं, यानी कि विंटर है तो उन्होंने विंटर की प्रोडक्ट्स डाल दी, समर है तो समर की प्रोडक्ट्स डाल दी। सीजनल प्रोडक्ट्स का फायदा ये होता है आप लोगों को कि आपकी प्रोडक्ट फौरन आप डालते हैं और आपकी फौरन बिक जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या कि आपकी रेशो बनी हुई होती है, कभी आपकी बहुत ज्यादा सेल्स होती है, कभी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास फ्यूचर के अंदर आता है और वो कहता है कि मैंने लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं करना, मैंने सीजनल वाइज प्रोडक्ट्स के अंदर चलना है, तो आप जरूर उसका काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो उसे पैसे चार्ज करने हैं लेकिन आप उसकी प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, वो भी सीजनल। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के अंदर अपना ब्रांड स्टार्ट करना तो मैं आपको रेफर नहीं करूंगा कि आपको सीजनल प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहिए। सेकंड नंबर पे चीज है कि नॉन ब्रेकेबल, यानी कि टूटने वाली कोई चीज हो ही ना, अगर हुई तो आपका नुकसान है। देखें, अगर आप पायेदार चीज और अगर आप कोई सॉलिड चीज अगर बेचेंगे, भेजेंगे, सेल आउट करेंगे, दो चीज होती हैं, एक शीशे का गिलास भेजें और एक स्टील का गिलास भेजें। कैनेडियन जितने भी कस्टमर्स वहां पे मौजूद हैं वो दोनों प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आप मुझे बताएं कि रिटर्न्स किसके अंदर ज्यादा होंगी? रिटर्न जाहिर सी बात है शीशे वाली प्रोडक्ट्स के अंदर होंगी। रिटर्न से मुराद क्या होगा कि अगर आपने शीशे की प्रोडक्ट भेजी, अगर वो टूटी हुई तो वो वापस भी आएगी और आपका तब भी नुकसान है, क्योंकि आपने जितने की प्रोडक्ट दी है वापस आएगी उतने की आपको दोबारा चार्जेस पड़ेंगे वापसी मंगवाने के लिए। तो हम लोगों ने हमेशा विन विन सिचुएशन वाली साइड पे रहना है। नॉन बैटरी प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जिस तरह हैंड फ्री होगी, ट्रिमर हो गया, मसाजर गन होगी, एक्सेट्रा, आप इसके अंदर एडिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है मिनिमम रेलिवेंट कीवर्ड्स एटलीस्ट 25 गुड कीवर्ड वॉल्यूम स्पॉट ऑर्गेनिक रैंकिंग। एटलीस्ट 25 कीवर्ड से मुराद ये है कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी आपकी प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से सर्कुलेट करेंगी, मूव करेंगी, जिस तरीके से आप लोग ज्यादा उसके अंदर अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप किस तरह, ये मेरे पास टूल है, अब देखें मैंने यहाँ पे नाइफ लिखा, यहाँ पे आपके सामने कितनी कीवर्ड्स नजर आए हैं। अब आपके सामने ये देखिए इतने ज्यादा कीवर्ड्स आए हैं, नाइफ शार्पनर, नाइफ सेट, नाइफ ब्लॉक, नाइफ होल्डर, नाइफ ब्लॉक सेट, नाइफ शार्पनर इलेक्ट्रिक, नाइफ लेस टेप, नाइफ मैग्नेट वॉल माउंट, नाइफ मैग्नेट, नाइफ फॉर डेट, नाइफ फॉर मीट कटिंग, नाइफ फॉर चॉपिंग, नाइफ फॉर मीट, नाइफ फॉर सुशी, नाइफ फॉर मीट, नाइफ एंड सीजर शार्पनर। अभी देखिए आपके सामने कितने कीवर्ड्स आए हैं। अब देखिए आपके सामने 40+ कीवर्ड्स आए हैं। अब ये 40+ कीवर्ड्स सारे के सारे अलग-अलग मेन कीवर्ड्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं नाइफ फॉर मीट लिखूंगा गोश्त के लिए, तो ये देखिए सारी नाइफ आपके सामने नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं दोबारा बैक आया, मैंने इधर दोबारा लिखा, मैं दोबारा नाइफ वाली साइड पे आता हूँ। बेहतरीन, बेतहाशा, यानी कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर होने की। जितने कम कीवर्ड्स होंगे तो ये समझे कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी फ्यूचर के अंदर। और जाहिर सी बात है जितने लोग कम इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के लिए उतना नुकसानदेह है। लास्ट पॉइंट है Amazon रिव्यू बेस्ड रेवेन्यू इज नॉट रिकमेंडेड, प्रोडक्ट शुड सेल बेस्ड ऑन वैल्यू नॉट जस्ट रिव्यूज। इससे मुराद ये है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने न्यू स्टार्ट करना शुरू किया है, Amazon की प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की है, तो आपके जाहिर सी बात है रिव्यूज तो होंगे नहीं। जब रिव्यूज नहीं होंगे तो आप लोगों ने प्रोडक्ट ही ऐसी डालनी है, उसके अंदर ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलानी है कि आपकी प्रोडक्ट खुद अच्छे तरीके से बिकना शुरू हो जाए। इससे मुराद ये है कि रिव्यूज, आप जाहिर सी बात है रिव्यूज आपको तब पड़ेंगे जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, और प्रोडक्ट जब आपकी अच्छी होगी तो आपको ऑटोमेटिकली रिव्यूज पड़ जाएंगे। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर वक्त लगता है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसके अंदर आप स्लो लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट घटिया होगी, खराब होगी, आपने अच्छी तरीके से बनाई नहीं होगी, तो आप क्या कहते हैं कि आपके रिव्यूज आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आपकी प्रोडक्ट जब खराब होगी तो आपको रिव्यूज भी ऑटोमेटिकली खराब ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स इंसानों को बेचनी है, रोबोट्स को नहीं बेचनी। मैंने आप लोगों के सामने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर कैनेडा बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल से मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ सेलिंग ऑन Amazon कैनेडा फॉर यू
आप लोगों के लिए इसके फायदे, तफसील और वजाहत, तीनों चीजें आप लोगों के सामने अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, लो कंपटीशन वर्सेस यूएसए, यानी कि सेलर्स कम हैं, रैंकिंग और विजिबिलिटी मिलना आसान होती है, तो इसलिए सेलर्स कम हैं। अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे सेलर्स सुन रहे हैं। अगर वर्चुअल असिस्टेंट है तो आपके पास पैसे कोई नहीं, जब पैसे कोई नहीं तो आप लोग सर्विस देकर डॉलर्स के अंदर इनकम, कैनेडियन डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये कब जनरेट करेंगे? जब हम हंटिंग सारी मुकम्मल कर लेंगे, जब हम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से क्लाइंट को टैकल और हैंडल करना है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, ट्रस्टेड बायर बेस। कैनेडियन बायर्स अमेजोन से रेगुलर खरीदते हैं, रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह आप शैम्पू सेल कर रहे हैं, सोप सेल कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स चला रहे हैं, जिस तरह आटा, चीनी, दाल, कोई भी आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मजबूत हो, लॉन्ग टर्म चीज हो, हर बंदे के इस्तेमाल की चीज हो, इसके अंदर एज बैरियर ना आए। पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक के अंदर, अभी हम खास तौर पे कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर भी लोग घर में रहना पसंद करते हैं, तो और वो amazon.ca यानी कि कनाडा की अमेजोन की डोमेन के तहत वो अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट जब उनको अच्छी लगती है तो वो आपसे बार बार खरीदते चले जाते हैं और वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, यूके यूएसए बहुत बड़ी कंट्री है, तो जितनी बड़ी कंट्री है तो वहां पे सेलर्स भी ज्यादा होंगे। जब सेलर्स ज्यादा होंगे तो मैं एज अ कस्टमर, आप सेलर हैं यूएसए यूके के अंदर, तो मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदने आया हूं, तो मुझे आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, तो जब मैं आपके पास दोबारा जाऊंगा तो इतना कंपटीशन होगा कि अगर मैं सर्च करूंगा ना तो क्या पता आप मुझे नजर आए ना नजर आए, तो मैं किसी और से प्रोडक्ट खरीद लूंगा। तो इस तरह कनाडा के अंदर लो कंपटीशन है, लो डिमांड है, और बाकी मार्केट प्लेसेस की निस्बत यहाँ पे कम कंपटीशन है। तो जहाँ पे जब कम कंपटीशन है तो जब आप सेलिंग करना शुरू करेंगे तो कम कंपटीशन होने की वजह से, लेकिन रेगुलर कस्टमर होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलेंगी। तो जब आपकी प्रोडक्ट्स चल पड़ेंगी तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है लॉजिस्टिक्स अलाइनमेंट विद यूएसए। अगर यूएसए में सेल कर रहे हो तो कनाडा का एफबीए सेटअप भी आसानी से सेट हो जाता है। अब आपने इसको आसानी से समझने की कोशिश करनी है। जिस तरह हम यूरोप कहते हैं ना, जिस तरह इटली आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, स्पेन आ जाता है, इस तरह ही यूएसए के अंदर मैक्सिको, कनाडा और ब्राजील, ये 3 कंट्रीज अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह आप अगर amazon.com के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो आप कनाडा के अंदर भी बेच सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग यूएसए में है तो आप कनाडा के अंदर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कनाडा के अंदर है तो आप यूएसए के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यूएसए कनाडा के अंदर है तो आप मैक्सिको को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप amazon.com के ऊपर भी अगर आप सेलिंग करना शुरू करते हैं तो वहां पे आपको इस चीज का ऑप्शन नजर आएगा कि आप कनाडा के अंदर भी Amazon की जो एफबीए यानी कि यूएसए के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो आप वो कनाडा के अंदर भी शिफ्ट और शफल कर सकते हैं, और वहां पे तब आप बेचेंगे जब वहां के भी आप क्राइटेरिया सारे फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करेंगे तो आपके दोनों प्रोडक्ट्स, आपके दोनों कंट्रीज कवर होते चले जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट्स एक्सपैंड होती चली जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने यूएसए के अंदर काम स्टार्ट किया तो आप कनाडा के अंदर नहीं बेच सकते, मैक्सिको के अंदर ही बेच सकते। तो अगर आप यूएसए के अंदर बेच रहे हैं तो आप कनाडा, मैक्सिको, आप हर जगह आसानी से अच्छे तरीके से उसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लो पीपीसी कॉस्ट। जनरली यूएसए के मुकाबले में एड कॉस्ट कम होती हैं। इसके अंदर आपको खुद ही पता चल गया कि यूएसए यूके बड़ा कंट्री है तो कनाडा छोटा कंट्री है। तो जब कनाडा जब छोटा कंट्री है तो आप उसके अंदर अच्छे तरीके से जब प्रोडक्ट्स चलाना शुरू करेंगे तो उसका बजट भी कम लगेगा। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा सेलर्स होंगे, ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा डिमांड होगी, उस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड का जो बजट है वो बहुत हाई लगेगा, जिसकी वजह से आपका बजट निकालना बहुत मुश्किल होगा पर डे, पर वीक या पर मंथ। तो यूएसए यूके की निस्बत कनाडा के अंदर बजट कम लगता है, आपकी प्रोडक्ट्स की जो स्पेंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम लगती है। सो बैक टू दी पॉइंट नंबर 5, स्टेबल करेंसी कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग है जो प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल बनाता है। इसके अंदर भी आप लोगों ने ये चीज जरूर समझनी है, क्योंकि अभी हम हंटिंग क्राइटेरिया कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सिंपली गूगल के ऊपर आना है। आने के बाद आप लोगों ने सिंपल गूगल के ऊपर लिखना है Amazon Canada FBA फी कैलकुलेटर। जब आप FBA फी कैलकुलेटर के अंदर सारा का सारा क्राइटेरिया डालेंगे तो आपको शुरू के अंदर ही पता लग जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है। लास्ट पॉइंट नंबर 6, ग्रेड फॉर बंडल्स। बंडल प्रोडक्ट्स कनाडा में अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।